वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आर टीचर्स लर्नर चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्टली जो टीजीटी पीजीटी साइंस है उसके लिए। और यहाँ से चाहे कोई भी टेट हो, प्रश्न बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस के इस प्रश्न को बिना देर किए, क्योंकि टाइम का कितना महत्व है ये तो आप लोगों को ही पता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लघु क्लब मॉस या फिर द लिटिल क्लब मॉस किसका प्रचलित नाम है? तो किसका प्रचलित नाम है, आप लोग बताइए इसका आंसर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को बोला जाता है क्या? क्लब मॉस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लब मॉस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइकोपोडियम को क्लब मॉस बोला जाता है। जबकि इक्विसिडियम जो होता है, इक्विसिडियम को क्या बोलते हैं? इक्विसिडियम को बोला जाता है हॉर्सटेल। क्या बोला जाता है? हॉर्सटेल। और मार्सिलिया जो होता है, ये मार्सिलिया जो होता है ये जो है एक एक्वेटिक प्लांट है, और एक्वेटिक जो है टेरिडोफाइट प्लांट है। और ये जितने भी प्लांट्स ये सब टेरिडोफाइट के हैं। और फिर इसका जो आंसर है ना, ये है, इसका आंसर क्या है? सिलेजिनेला। इसका आंसर क्या हुआ? सिलेजिनेला। सिलेजिनेला को लघु क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि ब्रायोफाइट्स इस नाम से भी जाने जाते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो किस नाम से और जाने जाते हैं? तो फर्स्ट, वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से जाने जाते हैं, या फिर फेनरोगेम्स के नाम से जाने जाते हैं, या फिर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाने जाते हैं, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होगा। क्यों? क्योंकि जो है, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, इस ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है, या फिर एम्फीबियंस कहा जाता है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ओ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एजोला, एजोला एक उदाहरण है, बताइए इसका आंसर क्या है? एजोला जो है किसका उदाहरण है? एजोला, एजोला आप लोग तो है इसमें नाम सुना ही होगा कि एजोला जो है किसका नाम है? क्या टेरिडोफाइटा की है, या फिर ब्रायोफाइटा की है, या फिर जिम्नोस्पर्म की है, या फिर एंजियोस्पर्म की? इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। आप लोगों को ये भी बता दे रहा हूँ कि जो एजोला होता है ना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, सॉरी, हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ये जो है बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है ना। एजोला एक प्रकार का टेरिडोफाइट्स है। क्या है? टेरिडोफाइट है। और ये धान की खेतों में मोस्टली पाया जाता है। धान के साथ में उगता है। ये जो है धान की फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और बात करूँ मैं इसका, जो अपना एशिया जो है ना, एशिया जो कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट में अगर धान के साथ में एजोला को अगर क्रॉप करते हैं, तो फिर उसमें 50% जो है प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाती है, किसकी? फसल की। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ब्रायोफाइटा, ये तो इसमें जो है मास। और जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म को क्या बोला जाता है? जिम्नोस्पर्म को क्या बोला जाता है? नग्न बीजी, यानी कि इसमें जो इसकी मेन विशेषता क्या है जिम्नोस्पर्म की? इसमें जो है फल फूल नहीं बनते हैं। और एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसमें फल फूल सभी बनते हैं। और फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैव खाद नहीं है? जैव खाद नहीं है, क्या जैव खाद नहीं है? क्या एजोला, या बीजीए, या फिर राइजोम, या फिर एनिमल एक्सक्रेटा? क्या है? इसमें से क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो होगा, जैव खाद नहीं है में क्या आता है? एनिमल एक्सक्रेटा। अब कैसे? देखो, एजोला, आप भी थोड़ी देर पहले बताइए, एक टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा है और नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करता है। और ये एजोला जो होता है, ये माइकोराइजा जो होता है ना, माइकोराइजा, उसके साथ में भी ये सिम्बायोटिक, यानी कि सहजीवी की तरह जीवन व्यतीत करता है। किसके साथ में? एनाबीना के साथ में। एनाबीना एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है ना। बात करें बीजीए, तो बीजीए भी होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका फुल फॉर्म होता है। और राइजोबियम जो होता है, ये दलहनी कुल के जितने भी पौधे होते हैं ना,
उन सब में जो है राइजोबियम होता है। राइजोबियम इस तरह से ये जो जड़ें होती हैं उन जड़ों की में गांठ होती है, उस गांठ में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है और उसमें होता है लेग लेग नाम क्या लेग नाम का एक हीमोग्लोबिन होता है। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से जो है ये जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये फिक्सेशन करते हैं और मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो अगर जिस भी राइजोबियम में लेग 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 नाम का हीमोग्लोबिन पिगमेंट या वर्णक नहीं है तो उसमें जो है फिर क्या नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होगा। ठीक है ना। ओके, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ एनिमल एक्सक्रीट, जंतु उत्सर्जित पदार्थ। ये क्या है? एक जैव खाद नहीं है। ओके, ये ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या कहता है? हेटेरोसिस्ट प्रमुख विशेषता किसकी है? हेटेरोसिस्ट किसकी प्रमुख विशेषता है? रिप्रोडक्शन की, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, या नाइट्रोजन फिक्सेशन की, या फिर चिरकालिता यानी कि फेरेनेशन की, यानी या फिर फोटोसिंथेसिस की, या प्रकाश संश्लेषण की? बताइए इसका आंसर क्या है? तो एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, हेटेरोसिस्ट की प्रमुख विशेषता क्या है? हेटेरोसिस्ट की प्रमुख विशेषता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। और ये हेटेरोसिस्ट पाया किस में जाता है? ये हेटेरोसिस्ट पाया जाता है किस में पाया जाता है? नॉस्टॉक में पाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है कि हेटेरोसिस्ट किस में पाया जाता है? नॉस्टॉक में पाया जाता है। और नॉस्टॉक जो है ना, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर आर एस कश्यप थे। प्रोफेसर आर एस कश्यप क्या थे? क्या एक माइकोलॉजिस्ट थे, या फिर ब्रायोलॉजिस्ट थे, या फिर जीव विज्ञानी थे, या फिर एक शैवाल विज्ञानी थे? ये आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो एस आर कश्यप की बात करें तो प्रोफेसर एस आर कश्यप थे ना, ये भारतीय ब्रायोलॉजिस्ट थे। क्या थे ये? भारतीय ब्रायोलॉजिस्ट थे। एक बात बता देता हूँ आप लोगों को कि जो ये प्रोफेसर आर एस कश्यप जी थे ना, इनको जो है भारत में ब्रायोलॉजिस्ट का जनक कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। और ये ये तो अब बाकी आप लोगों को पता है। जो कवक होता है, फंजाई फंजाई का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। और पेलियोबोटनी जो होता है इसमें जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन किया जाता है और जीवाश्म का। और एप्लोजिस्ट यानी कि एल्गोलॉजिस्ट एल्गोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो शैवाल विज्ञान यानी कि शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। ओके, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संवहन ऊतक पाए जाते हैं। संवहन ऊतक यानी कि वास्कुलर टिश्यूज किस में पाए जाते हैं? क्या टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, या फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, या फिर एल्गी ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, या फिर फंजाई एल्गी या फिर ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? ये होगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म में जो है सॉरी, इसका आंसर जो है बी होगा। क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें जो है वास्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। इसके अलावा और किसी में वास्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं। क्यों? देखिए, बात करते हैं किसकी? ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइट जो है ये थैलस होता है। इसका जो प्लांट बॉडी होता है ना, रूट स्टेम सॉरी किसमें? लीफ, स्टेम एंड राइजोइड्स में डिवाइडेड होता है और इसमें रूट्स नहीं पाया जाता है। और जब तक प्लांट्स की तीनों पार्ट्स जिस भी प्लांट में नहीं पाया जाता तो वो जो है क्या एक कंप्लीट प्लांट नहीं कहलाता है। ठीक है ना। अब कंप्लीट प्लांट में क्या क्या? लीव्स, स्टेम एंड रूट आते हैं। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट्स में वास्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म भी पाए जाते हैं और एंजियोस्पर्म में भी वास्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। इसके अलावा एल्गी एल्गी में थैलस होता है, ब्रायोफाइटा में भी थैलस होता है। ठीक है ना। तो इसमें इसमें भी देखते हैं तो फंजाई एल्गी, तो जहाँ भी ये एल्गी और फंजाई है ना, तो इनमें भी क्या पाया जाता है? थैलस पाया जाता है। ओके। तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या पाया जाता है? वास्कुलर टिश्यूज पाया जाता है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म स्पर्म की ये महत्वपूर्ण विशेषता है। एक और बात, ये जो टेरिडोफाइटा है ना, इस टेरिडोफाइटा को वास्कुलर टिश्यूज का प्ररंभन माना जाता है। यानी कि यहीं से शुरू हुआ था वास्कुलर टिश्यूज का बनना, इन्हीं प्लांट से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं वायरॉन।
ये वायरॉन क्या होता है? वायरॉन जो है किससे मिलके बने होते हैं? तो वायरॉन क्या न्यूक्लिक एसिड से मिलके बने होते हैं, या कैप्सिड से मिलके बने होते हैं, या न्यूक्लिक एसिड से, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो वायरॉन जो होता है ना, ये एक प्रकार का क्या है, वायरस है। और वायरस जो होते हैं ये न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलके बनते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड और फिर प्रोटीन से। अब न्यूक्लियो के मतलब क्या होता है, इसमें जो है आप सभी को पता है कि न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड में आरएनए और डीएनए होता है। आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो दो प्रकार के होते हैं क्या, वायरॉन। एक्चुअली में होता है ये 4 प्रकार का होता है, लेकिन जो है इनमें से अ, वो स्टैंड के ऊपर डिपेंड करता है। कोई जो डबल स्टैंडर्ड होता है, कोई सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसीलिए, ठीक है ना। तो वायरॉन जो होता है एक प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन है। इसका आंसर क्या हुआ, न्यूक्लियो प्रोटीन। ओके, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं टीएमवी की। किसकी? टीएमवी की। एक सेकेंड, टीएमवी की आनुवंशिक सामग्री क्या कहलाती है? तो टीएमवी जो होता है ना, टी टोबैको मोज़ेक वायरस, नाम से ही स्पष्ट है, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या होगा, क्या क्रोमोसोम होगा, या डीएनए होगा, या आरएनए होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा आप लोग। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आरएनए। जब भी हम टीएमवी ट्यूबरकुलोसिस वायरस के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना, तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये एक वायरस है, और वायरस में आप लोगों को पता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। किसको छोड़ के? जो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेज, जिसका नाम है जीवाणु भोजी, जिसको T2 या T4 बैक्टीरिया भी कहा जाता है, सॉरी वायरस कहा जाता है, ओके ना। तो और उसको उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। और टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। और टीएमबी की बात करें, टीएमबी में जो कैप्सोमेयर्स होते हैं ना, उसकी संख्या होती है 2100, कितना होता है, 2130 होता है। और फिर उसका जो कैप्सोमियर्स की जो लंबाई होती है वो होती है 3000 एंगस्ट्रॉम। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 180 एंगस्ट्रॉम। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सर्वांगी कवकनाशी, कवकनाशी की बात यानी कि फंगीसाइड्स, जब भी फंगीसाइड्स की बात किया जाता है ना, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, बेनलेट। क्यों? बेनलेट जो है ये मार्केट में जो है बेनामिल के नाम से मिलता है। क्या नाम से मिलता है? बेनामिल के नाम से मिलता है। ये एक जो है फंगीसाइड के है, ओके। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा कवक जो है खाद की तरह प्रयोग किया जाता है? कवक की जब भी बात आता है, तो कवक अर्थात फंगस, फंगस जो है खाद खाने वाला क्या क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो क्या होगा आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्या ट्यूबर मेलेनोस्पर्मम होगा, या फिर कोफ्रिनस कोफ्रिनस सिनेरियस होगा, या फिर यूस्टिलागो मेडिस होगा, या फिर म्यूकर म्यूसिडे होगा? क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर जो होगा ना, वो क्या होगा, ट्यूबर मेलेनो स्फोरम होगा। और ये जो है किसकी तरह दिखता है, ये एगेरिकस की तरह दिखता है। और ये जो ये जो फंगस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और खाने वाले कवक की बात करें तो मार्केला है, क्या है, मार्केला है, और फिर लाइकोफोर्डान है, क्या है, लाइकोफोर्डान है, एक सेकेंड, क्या है, मार्केला प्लस लाइकोफोर्डान, ठीक है। और इसके अलावा लाइकोफोर्डान, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एगेरिकस है, एगेरिकस, ठीक है ना। एगेरिकस को जो है बटन मशरूम भी कहा जाता है, ओके। तो इसका आंसर क्या हुआ का ट्यूबर मेलेनोस्पर्म होगी, आप लोग ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशुविष्ट की बात किया जाता है, पशुविष्ट में उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आप लोग बताइए। क्या होम्यूकोलस कहलाता है, या लिग्निकोलस कहलाता है, या कोफ्रोफिलस कहलाता है, या फंगीकोलस कहलाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जो पशु वेस्ट में उगने वाले जो कवक होते हैं ना, उनको बोलते हैं कोफ्रोफिलस, ओके। क्या बोलते हैं? कोफ्रोफिलस। और फंगीकोलस की बात करें तो ये जो है
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कोप्रोफिलस। जैसे कि एक होता है पेजाइजा, जो होता है ना पेजाइजा, पेजाइजा होता है, कपोबिलस होता है, कपोबिलस, पेजाइजा, और फिर में जो है कोप्रोफिलस कवक कहलाते हैं, पेजाइजा, कोप्रो और कपोबिलस। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये पशु विष्ट मतलब जो जानवर होते हैं उनके मल से जो फंगस उगते हैं या फिर जन्म लेते हैं, वो कोप्रोफिलस कहलाते हैं। ठीक है ना। और बात करें लिग्निकोलस की, तो ये जो लिग्निकोलस या कास्ट में उगने वाले मतलब लकड़ी जो होते हैं ना, उनमें उगने वाले कवक कहलाते हैं। और ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ? लिग्निकोलस नहीं, इसका आंसर क्या हुआ? कोप्रोफिलस होगा। ठीक है ना। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है ना। अगले प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ये कहता है कि एंटीबायोटिक शब्द प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा किया गया? क्या अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया, या एडवर्ड जेनर के द्वारा, या लुइस पास्चर के द्वारा, या फिर सेलमैन वैक्समैन के द्वारा किया गया? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। तो एंटीबायोटिक शब्द जो है ना, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? किसने किया था? सेलमैन वैक्समैन ने किया था। क्या? सेलमैन वैक्समैन ने सबसे पहले इसका यूज किया था, शब्द का यूज किया था एंटीबायोटिक का। और इससे एंटीबायोटिक नामक क्या अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन नामक क्या बनाया था? एक एंटीबायोटिक्स बनाया था। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर ने बनाया था। ठीक है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन शब्द का यूज किसने किया था? सेलमैन वैक्समैन ने किया था। ओके। और लुइस पास्चर की बात करें तो ये जो है पाश्चुरीकरण दिया था इन्होंने, और फिर ठीक है ना, पाश्चुरीकरण दिया था। और एडवर्ड जेनर की बात करें तो ये जो है चेचक की टीके की खोज किया था। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एर्गोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एर्गोट क्या है? निम्न में से निम्न कवक से प्राप्त होता है। एर्गोट किससे प्राप्त होता है ये बताइए। सबसे पहले ये बताइए, मतलब कमेंट में ये छापिए कि एर्गोट जो है क्या, एर्गोट जो है क्या है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या होगा? एर्गोट निम्न कवक से प्राप्त होता है। तो इसकी बात करूं मैं, तो एर्गोट जो होता है ना, क्लेविसेप्स परफुरिया नाम सुना होगा आपने। क्लेविसेप्स परफुरिया से प्राप्त किया जाता है एर्गोट। और एर्गोट जो होता है एक प्रकार का एल्कलॉइड होता है, जिसका यूज जो है भयंकर दर्द के लिए किया जाता है, जैसे सिर दर्द वगैरह के लिए एर्गोट का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? क्लेविसेप्स परफुरिया। तो इसका आंसर क्या हुआ? कि क्लेविसेप्स हुआ। ओके। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हाँ, यहाँ से एक छोर पर कसाबिका के एक गुच्छे वाला जीवाणु क्या कहलाता है? इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? क्या मोनोट्राइकस कहलाता है, या लोफोट्राइकस कहलाता है, या एम्फीट्राइकस कहलाता है, या फिर पेरीट्राइकस कहलाता है? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या हो गया? एक छोर पर कसाबिका के एक गुच्छे वाला जीवाणु क्या कहलाता है? तो एक मिनट। हाँ हाँ, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब मान लीजिए ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में अगर कोई भी अगर फ्लैजिला नहीं है, एक भी फ्लैजिला नहीं है, तो ये कहलाता है ए ट्राइकस। क्या कहलाता है? ए ट्राइकस कहलाता है। क्या कहलाता है? ए ट्राइकस कहलाता है। ट्राइकस। ओके। ए ट्राइकस कहलाता है। ओके। अब जब एक फ्लैजिला पाया जाता है, ये ठीक है ना, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला पाया जाता है। जब एक फ्लैजिला पाया जाता है इस तरह से, तो उसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। क्या बोलते हैं? मोनोट्राइकस। और अगर एक गुच्छे के रूप में एक साइड में इस तरह से फ्लैजिला पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लोफोट्राइकस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? लोफोट्राइकस हुआ। ठीक है ना। और जब एम्फीट्राइकस, जैसे एम्फीट्राइकस की बात करें तो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के दोनों सिरे पर एक एक फ्लैजिला पाया जाता है, उसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस। और पेरीट्राइकस की बात करें तो पेरीट्राइकस जो होता है, ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के सब साइड से इस तरह से जब फ्लैजिला पाया जाता है या फिर सीलिया पाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पेरीट्राइकस बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ? तो एक छोर पर कसाबिका के एक गुच्छा, गुच्छा की बात कर रहे हैं ना, तो गुच्छा किस में होता है? लोफोट्राइकस में होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? लोफोट्राइकस हुआ। ओके, ये ध्यान रखें, इसका आंसर हुआ। ओके, वेरी गुड, बहुत सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है अगला प्रश्न, क्या कहता है कि लाल समुद्र के लाल
रंग के लिए कौन से साइनोबैक्टीरिया के स्पीशीज कारण है? मतलब जो लाल समुद्र है ना वो लाल दिखता है, किसके कारण दिखता है? कौन सी साइनोबैक्टीरिया के कारण दिखता है? इसका आंसर आप लोग बताइए। क्या क्लोक क्लोकोकस के कारण, या लिंबिया के कारण, या फिर ट्राइकोडेस्मियम इरिथेरियम के कारण, या फिर नॉस्टॉक के कारण? ये सभी साइनोबैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन जो लाल रंग दिखता है, जो लाल सागर है, वो किस कारण, कौन सी साइनोबैक्टीरिया के कारण दिखता है? तो वो दिखता है किसके कारण? ट्राइकोडेस्मियम इरिथेरियम के कारण। किसके? ट्राइकोडेस्मियम इरिथेरियम के कारण जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑटोक्लेव क्या होता है? ऑटोक्लेव का यूज किसके लिए किया जाता है? क्या इनोकुलेशन के लिए या संरोपण के लिए किया जाता है? क्या रोगाणुनाशन के लिए किया जाता है, या फिर आइसोलेशन के लिए किया जाता है, या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है? तो ऑटोक्लेव जो होता है ना, ऑटोक्लेव, ये एक प्रकार का क्या होता है? ये इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। और इसका यूज जो होता है ना वो रोगाणु नाशन के लिए किया जाता है। और रोगाणुओं का नाशन जो है ना कि स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। इसमें जो जो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, जो माइक्रोब्स होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, या फिर जब हम क्या करते हैं, कोई प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं ना, तो जो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई जो है, तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर जो पेन होते हैं जिनमें हमको प्रैक्टिकल करना है, तो उनको जो है साफ़ करने के लिए जी उनके जो स्टेरिलाइज करने के लिए जो है ऑटोक्लेव का यूज किया जाता है, ठीक है ना। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाद्य विषाक्तता, खाद्य विषाक्तता की बात करें, यानी कि फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए ना, यूपीएससी प्री, यूपीपीएससी प्री, देखिए कितने ईयर्स में पूछा गया है। तो खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग की जब भी बात किया जाता है ना, तो ये होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म से, ठीक है ना। किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म ये जो क्या होता है, ये जो फर्मेंटेशन होता है ना, फर्मेंटेशन यानी जो किण्वन करते हैं, या फिर घर में कोई खाद्य पदार्थ बनाते हैं, उसको अच्छी तरह से पैक नहीं करते और रख देते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसमें एक प्रकार का फूड में पॉइजन हो जाता है, और उसके खाने से जो है हम बीमार पड़ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी कंडीशन आ जाता है कि भयंकर कैंसर जैसी बीमारी भी इससे उत्पन्न हुआ है। तो ये जो होता है ना क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ये एक प्रकार का फूड पॉइजन्स होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे, इसी के कारण जो है फूड का पॉइजन होता है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कई भी स्टार लगाएं तो भी कम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एरगेट ऑफ राई रोग किसके कारण होता है? एरगट ऑफ राई किसके कारण होता है? मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, तो कोई जो एरगट होता है ना, ये होता है किसके द्वारा होता है? क्लेविसेप्स परपुरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? क्लेविसेप्स परपुरिया। और ये जो है राई में भयंकर रोग उत्पन्न करता है। जो राई होता है ना, राई का जो सीड होता है, इस तरह से जो सीड होता है, उस सीड में जो है भयंकर रोग उत्पन्न करता है। इसको जो पूरी तरह से क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है, और नष्ट कर देता है, ठीक है ना। क्या? क्लेविसेप्स परपुरिया। और एरगट ऑफ राई एक प्रकार का डिजीज है, और ये क्लेविसेप्स परपुरिया से होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए, बहुत सही। आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि और भी मैं इस तरह से वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इसी तरह से आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा टीजीटी पीजीटी के लिए साइंस का। और इस वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।